दरिया क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका रही है। किन परिस्थितियों में, किन हालातों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आने के बाद चूंकि अंग्रेजी सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके ये अधिकार, एक कानून बना के अधिकार हासिल कर लिया था कि किसी भी व्यक्ति पे शक होने पर उसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के आधार पे 2 सालों तक जेल में डाला जा सकता है। इसकी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई, काफ़ी विरोध रॉलेट एक्ट का समूचे देश में हुआ। इसी के साथ एक प्रमुख कारण ये भी था कि तुर्की के खलीफा की हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, और ब्रिटेन ने उनके साथ अपमानजनक संधि की थी और तुर्की के खलीफा के जो अधिकार थे उसको छीनने का काम किया था, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार। तुर्की के खलीफा महमेद 6 हुआ करते थे, उनके साथ सेवर्स की संधि से उनके सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गए। भारत भी उससे अछूता नहीं था। वजह यह थी कि तुर्की के सुल्तान या तुर्की के खलीफा को पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान अपना धार्मिक नेता या धर्मगुरु मानते थे। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा जाता है खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन के अगुआ 2 नेता मुख्य थे, जिनके नाम थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे कई मुस्लिम नेता भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। इस अवसर को महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। तो पहली वजह हम देखते हैं असहयोग आंदोलन की, रॉलेट एक्ट, काला कानून। दूसरी वजह हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद खलीफा के साथ अपमानजनक संधि। और तीसरी वजह अगर हम देखें तो पहले विश्व युद्ध के बाद भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, भूखमरी के हालात बन गए थे, महंगाई चरम पे थी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा जनमानस में थी, आम लोगों में थी। ये सारे कारण, ये सारी वजहें बनी असहयोग आंदोलन के शुरुआत की। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही कर दी थी। असहयोग आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में और देश में स्वशासन की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक इत्तेफाक से इसी दिन सदा सदा के लिए शांति की नींद में सो जाते हैं, या यूं कहें कि उनका मौत हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मौत के बाद एक फंड बनाया जाता है, उनके नाम से उस फंड का नाम रखा जाता है तिलक फंड। और ये तय किया जाता है कि इस फंड में तय किए जाएंगे जमा 1 करोड़ रुपए। इन 1 करोड़ रुपयों को खर्च किया जाएगा आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाने में, जैसे कि लोगों को चरखा इत्यादि, सूत इत्यादि बांटने में उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। समूचे देश में बाल गंगाधर तिलक के प्रति संवेदना थी, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और देखते ही देखते 1 करोड़ आसानी से जमा भी हो गए। अब अगर हम चर्चा करेंगे तो ये जो आंदोलन था पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस आंदोलन को चलाया तो जाना है, लेकिन हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा का स्थान राजनीति में नहीं है। बस मनोबल और दृढ़ता के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए इस आंदोलन में जो भी बिंदु हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है उसे हम प्राप्त करेंगे। तो कुछ बिंदु मुख्य थे असहयोग आंदोलन के दौरान, जिनमें समस्त विदेशी
वस्तुओं का त्याग करना था। विदेशी वस्तुओं के त्याग से जुड़ी हुई कई कहानियां भी मिलती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि कई चौक चौराहों पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, विदेशी मदिरा का भी त्याग किया जाता है और अन्य भी विदेश से आने वाली वस्तुओं को भी भारतीय जनमानस इस्तेमाल करने से साफ मना कर देता है, नकार देता है। दूसरी प्रमुख बात इसमें ये थी कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन्हें विद्यार्थी छोड़ देंगे, बदले में स्थानीय स्तर पे स्वदेशी विद्या के केंद्र खोले जाएंगे। इसी में काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षा के संस्थान खोले जाते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी बात शामिल थी कि जो भी वकील हैं वो अदालतों का बहिष्कार कर देंगे। इस क्रम में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का भी नाम शामिल है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू होने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। साथ ही साथ विभिन्न दफ्तरों में काम करने वाले लोगों ने भी दफ्तर जाने से इनकार कर दिया, अंग्रेजी सेवा में रहने से इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे चल रहा था, तय किए गए बिंदु लग रहा था कि अब वो प्राप्त कर लिए जाएंगे। आज़ादी की प्राप्ति की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो रहा था, किंतु अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो महात्मा गांधी के विचारों के बिल्कुल उलट थी, वो अहिंसा के उलट थी। मैं बात करूंगा गोरखपुर के नज़दीक पड़ने वाले चौरी चौरा स्थान की। एक भीड़ जो है जुलूस निकालती है, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सड़क पे चली जा रही होती है। कुछ अंग्रेज अफसरान आते हैं, भीड़ पे गोलियां चलवाते हैं और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। प्रत्युत्तर में भीड़ बेकाबू हो उठती है और एक अंग्रेज थाना को अपना निशाना बनाती है, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और 21 कांस्टेबल को थाने के भीतर बंद करके आग के हवाले कर देती है। आग में जलने से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। गांधी जी तक जब ये खबर पहुंचती है तो उनका मन बड़ा द्रवित हो उठता है और वो तय करते हैं कि अब हम इस आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। जगह होती है बारदोली। 11 फरवरी को तय करते हैं, किसके क्रम में 5 फरवरी को जो चौरी चौरा कांड हुआ था कि अब हम ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ाएंगे और बारदोली प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान जब रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ और खासकर जब खिलाफत आंदोलन का विरोध हुआ तो हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता है उसके कई उदाहरण सामने आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली का एक मुख्य केंद्र है, धार्मिक केंद्र है मुस्लिमों का, जहां पे वो अपना नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे आर्य नेता श्रद्धानंद पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया होगा जब किसी हिंदू चेहरे ने, जो कि हिंदू धार्मिक नेता हों, वो जाके किसी मुस्लिम मंच से मुस्लिम समुदाय को संबोधित करने का काम करते हैं। और ऐसा हुआ था दिल्ली के जामा मस्जिद में। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली में रोलेक्ट एक्ट का विरोध बड़ी मुखरता और बड़ी निडरता के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे। श्रद्धानंद के इस निडरता को देखते हुए मुस्लिम जगत के कई बड़े चेहरे, कई धार्मिक गुरु उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप जामा मस्जिद के मंच पर आएं और संबोधित करें। मंच पे पहुंचते हैं तो वेदों की कुछ ध्वनियाँ गूंजती हैं, नारे लगाए जाते हैं, महात्मा गांधी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और मंच पे आने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय।
और ये कहते हैं कि अंग्रेज हुकूमत हमें डराना चाहती है, लेकिन हमें निडर होना होगा और आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता के भी कई नज़ारे देखने को मिले। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक लगातार चलता रहता है, लेकिन 1924 में अचानक ये उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब वहाँ गद्दी पे आसीन मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर देता है, उसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। फिर ये आंदोलन स्वतः ही भारत में भी समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा।